अच्छा, अब ये वाले ट्रस्टी वाली सिचुएशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। अब इस एग्जांपल को गौर से सुनिएगा। लेट्स से एक मिस्टर साद है, ठीक है। मिस्टर साद की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। लेट्स से उनके पास लैंड है, उनके पास बिल्डिंग है, उनके पास लेट्स से शेयर्स परचेज करे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अदर प्रॉपर्टीज़ उनके पास बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, बैंक बैलेंस अच्छा खासा पड़ा हुआ है उनके पास, तो ठीक ठाक प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब मिस्टर साद के छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। अब मिस्टर साद को टेंशन ये कि यार कल को खुदा ना खास्ता उनकी तबीयत आजकल ख़राब रहती है। उन्होंने बोला कि यार खुदा ना खास्ता अगर मुझे कल को हो जाएगा तो मेरे बच्चों में ये सारी जायदाद कौन तकसीम करेगा। तो मिस्टर साद ने क्या करा, अपनी सारी जायदाद एक ट्रस्ट बनाया, ठीक है। एक ट्रस्ट बनाया और ये अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट के नाम पे कर दी, ठीक है। ट्रस्ट के नाम कर दी और इस ट्रस्ट का ट्रस्टी जो है उन्होंने अपने अंकल को बना दिया। ट्रस्टी किसको बनाया सर? इन्होंने अपने अंकल को बनाया। सर अंकल कौन है? लेट्स से मिस्टर हारिस जो है उन वो अंकल है, ठीक है। उन्होंने अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट के नाम पे करी और अपने अंकल को ट्रस्टी बना दिया। सर मिस्टर हारिस है कौन? सर मिस्टर हारिस जो है वो केपीएमजी के पार्टनर हैं, ठीक है। इन्होंने मिस्टर हारिस को कहा कि यार अगर कल को खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो आप जितनी भी मेरी जायदाद है वो मेरे बच्चों में तकसीम कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हुआ ये कि यार जो मिस्टर हारिस थे, मिस्टर हारिस को केपीएमजी की तरफ से असाइन हुआ एक क्लाइंट जो यूनिलीवर था, ठीक है। यूनिलीवर असाइन हुआ, यूनिलीवर का ऑडिट करने का ये, ठीक है। अब मसला इधर ये आया, इनको पता चला कि यार जो जिधर जिस जिस जगह जिस ट्रस्ट का मैं ट्रस्टी हूँ उसके अंदर जो मिस्टर साद की प्रॉपर्टीज हैं, शेयर्स हैं, उसके अंदर यूनिलीवर के भी शेयर्स पड़े हुए हैं। यहाँ तक बात समझ में आती है कि जो मिस्टर साद की प्रॉपर्टीज थी उसमें शेयर्स में यूनिलीवर के शेयर्स भी उन्होंने परचेज करके रखे हुए थे, ठीक है। और उन्होंने वो ट्रस्ट के नाम पे कर दिए और मैं उस ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ, ठीक है। और मैं यूनिलीवर के ऑडिट पर जा रहा हूँ। तो इस केस के अंदर जो कोड ऑफ एथिक्स है वो आपको मना करता है, वो बोलता है कि यार आप यूनिलीवर का ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर तो आप एज अ ट्रस्टी हैं वहाँ तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जिस केस के अंदर आप ऑडिट कर सकते हो। उन्होंने वो एक्सेप्शन पढ़ना स्टार्ट करी। सर एक्सेप्शन क्या है? पहली एक्सेप्शन बोलता है नन ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिशियरी ऑफ द ट्रस्ट, द ट्रस्टी, द ऑडिटी मेंबर और एनी ऑफ दैट इंडिविजुअल्स इमीडिएट फैमिली, द फर्म और नेटवर्क फर्म। सर आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम इसको एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लेट से आप ऑडिट पर गए, ठीक है। आपको पता चला कि यार आप ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपने करना यह है कि यार आपने देखा कि यार बेनिफिशियरी कौन है इस प्रॉपर्टी का। सर बेनिफिशियरी जो है वो चिल्ड्रंस हैं। ये बात समझ में आ रही है? चिल्ड्रन कौन है सर? बेनिफिशियरी हैं। ये इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सर चिल्ड्रन कौन है सर? ये बेनिफिशियरी हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चिल्ड्रंस कौन है सर? ये बेनिफिशियरी है। तो बेनिफिशियरी क्या ट्रस्टी है? ट्रस्टी कौन है सर? अंकल। अंकल तो बेनिफिशियरी नहीं है, ठीक है। ना ही अंकल की इमीडिएट फैमिली को ये, ना तो स्पाउस को ही अंकल की वो है बेनिफिशियरी। तो इस केस के अंदर सर अंकल जो है मिस्टर हारिस जो है वो ऑडिट कर सकते हैं। हाँ, अगर तो मिस्टर साद ये कहते, अगर तो मिस्टर साद इनको ये कहते मिस्टर हारिस को कि भाई 70% मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चों को दे देना, 30% प्रॉपर्टी आप रख लेना या अपनी वाइफ को दे देना, तो इस केस के अंदर बेनिफिशियरी कौन है सर? मिस्टर अंकल है या फिर उनकी स्पाउस है। तो उस केस के अंदर जो मिस्टर हारिस है वो ऑडिट नहीं कर सकते यूनिलीवर का। हाँ, अगर तो बेनिफिशियरी 100% कौन है सर? चिल्ड्रन है और अंकल नहीं है, मिस्टर हारिस नहीं है, तो उस केस के अंदर मिस्टर हारिस ऑडिट कर सकते हैं यूनिलीवर का। तो पहली एक्सेप्शन तो फुलफिल हो रही है।
अच्छा, दूसरी एक्सेप्शन देखते हैं। सर दूसरी एक्सेप्शन देखते हैं, जो मिस्टर साद की टोटल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है वो अराउंड कोई 50 बिलियन है। ये बात समझ में आ रही है? टोटल जो है वो टोटल 50 बिलियन की इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? अच्छा, जो यूनिलीवर के शेयर्स इन्होंने परचेज़ करे हुए हैं वो अराउंड इन्होंने परचेज़ करे हुए हैं कोई 9 लाख के। ठीक है, अब मुझे बताएं कि 9 लाख को अगर मैं डिवाइड करूं 50 बिलियन से तो कोई पता नहीं बहुत ही छोटी परसेंटेज बनेगी। तो क्या ये ट्रस्ट के लिए मटेरियल है? ट्रस्ट की टोटल वैल्यू के लिए क्या ये मटेरियल है? सर ये मटेरियल नहीं है। सर ये मटेरियल नहीं है तो मतलब सर ये कंडीशन भी फुलफिल कर रही है। उस केस के अंदर में मिस्टर हारिस जो है वो ऑडिट कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा होता 50 बिलियन की टोटल प्रॉपर्टीज में से 10 बिलियन के शेयर होते यूनिलीवर के, तो उस केस के अंदर ये 10 बिलियन मटेरियल अमाउंट होती ट्रस्ट के लिए। ठीक है, तो उस केस के अंदर जो मिस्टर हारिस है वो ऑडिट नहीं कर सकते यूनिलीवर का। ये बात समझ में आ रही है? तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। सर अब देखते हैं तीसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमने बोला सर 9 लाख के शेयर्स परचेज करे हुए हैं। सर लेट से टोटल जो यूनिलीवर की, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा हकीकत नहीं है। यूनिलीवर के शेयर्स जो टोटल वैल्यू लेट से कोई अराउंड 3 मिलियन है। ठीक है, मैं से एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें से 9 लाख के शेयर्स आपके पास हैं। ठीक है, अगर मैं 9 लाख को डिवाइड करूंगा 3 मिलियन, ये अराउंड ग्रेटर देन 20% शेयर्स जो है वो आपके पास है। ये एक एग्जांपल मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है, 20% शेयर्स से ज़्यादा आपके पास है। ठीक है, ऑल्दो के ट्रस्ट के लिए ये इममटीरियल है 9 लाख। ठीक है, लेकिन आपके पास 20% से ज़्यादा शेयर्स हैं यूनिलीवर के। तो मतलब सर ये आप उसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हो। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकते हो। तो उस केस के अंदर भी क्या होगा सर? इस केस के अंदर भी ये कंडीशन मीट नहीं करेगी और मिस्टर हारिस जो है वो ऑडिट नहीं कर सकेंगे यूनिलीवर का। ये बात समझ में आ रही है? तो एक और कंडीशन क्या है? एक और कंडीशन ये है कि यार सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर अगर लेट से इसकी टोटल वैल्यू 3 मिलियन ना हो, इसकी टोटल वैल्यू लेट से हो अराउंड कोई 100 मिलियन। ठीक है, तो अब 100 मिलियन से कंपेयर करूंगा मैं, तो मेरी कोई वैल्यू कोई मेरे पास 20% से कम शेयर होंगे। ठीक है, अगर तो 20% से कम शेयर्स हैं, मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस में एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो तब जाके मिस्टर हारिस जो है ऑडिट कर सकते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि सारी कंडीशंस ये एंड वाली हैं। ये और वाली कंडीशन नहीं है कि कोई इनमें से कोई भी मीट हो जाएगी तो आप ऑडिट कर सकते हैं। ये एंड वाली कंडीशन है, सारी कंडीशंस मीट होनी चाहिए। अच्छा सर, अब चौथी कंडीशन की हम बात करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि यार ट्रस्ट के पास अगर तो लेट से 100 मिलियन की टोटल शेयर्स होंगे और 9 लाख के शेयर्स आपके पास है, तो आपके पास कोई लेस देन 20% शेयर्स होंगे, तो उस केस के अंदर आप ट्रस्ट जो है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो इस केस के अंदर ये कंडीशन भी मीट हो जाएगी। तो मतलब अभी तो मिस्टर हारिस ऑडिट कर सकते हैं। अब चौथी कंडीशन पढ़ते हैं। चौथी कंडीशन कहती है, क्या आप जो है जो ट्रस्टी है, क्या ट्रस्टी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकता है? क्या इन्वेस्टमेंट को कंट्रोल कर सकता है? इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले सकता है कि यार लेट से मिस्टर हारिस का दिल चाह रहा है एज अ ट्रस्टी कि यार मैं यूनिलीवर के शेयर को सेल कर देता हूँ या यूनिलीवर के और शेयर्स परचेज कर लेता हूँ। क्या मिस्टर हारिस ये कर सकते हैं? क्या मिस्टर हारिस का दिल चाह रहा है कि यार लैंड में सेल कर देता हूँ क्योंकि अभी अच्छी वैल्यू आ रही है, बाद में वैल्यू कम हो जाएगी? तो क्या मिस्टर हारिस के पास ये राइट है? क्या वो कंट्रोल कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, इन्वेस्टमेंट की डिसीजन ले सकते हैं? अगर तो वो ले सकते हैं, अगर तो मिस्टर हारिस ने उनको ये अथॉरिटी दी हुई है एज अ ट्रस्टी, तो वो यूनिलीवर का ऑडिट नहीं कर सकते। अगर तो मिस्टर साद ने बोला कि भाई आपके पास कोई राइट नहीं होगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने का, आप कुछ भी नहीं कर सकते, मेरी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते आप एज अ ट्रस्टी, जो प्रॉपर्टीज हैं वो वैसी अपनी जगह पे रहेंगी। अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो जाता है तो आपने बस वेट करना है, मेरे बच्चे जैसे ही बड़े हो जाएंगे आपने उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आप इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्टीज अपनी जगह पे रहेंगी, आपके पास ये राइट नहीं होगा। तो उस केस के अंदर आपके पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन के राइट्स नहीं है मिस्टर हारिस के पास, तो उस केस के अंदर ये यूनिलीवर का ऑडिट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये बहुत ही डिटेल में मैंने ये एग्जांपल देके आपको समझाया, तो ये बहुत ही आराम से आपको समझ में आ गया होगा।